अरे अरे, कहाँ चली महारानी? बिना किसी को बताए कहाँ चली जा रही है? और देखो तो बेशर्म को जरा सी भी शर्म नहीं आ रही। देखो तो अभी बिट्टू को गए पूरा 1.25 महीने बीते नहीं और इसे मटक कर बाहर जाने की बेचैनी हो रही है। नया जमाना आ गया दैया रे। अरे जीजी, ये आज के जमाने की बहू है, इससे क्या पतिव्रता होने की उम्मीद लगा रही हो? आप ही बताओ, इसके रंग ढंग पहना हुआ देखकर कोई कह सकता है? अभी महीने भर पहले आदमी मरा है इसका। बुरा मत मानना भाभी, आपकी बहुरिया के रंग ढंग देखकर तो पहले भी कोई नहीं कह सकता था कि ये सुहागन है। देखे थे मैंने इसके रंग ढंग, हमेशा फीके रंग पहनती थी। सुहागनों की तरह लाल गुलाबी रंग से तो न जाने कौन सी दुश्मनी थी इसकी। सिंदूर तो यूं चुटकी में भर के बालों में छुपा कर लगाती थी कि किसी की नजर ना पड़ जाए कि शादीशुदा है। जरा सी छींट बराबर बिंदी और चूड़ी तो आपकी बहू के हाथ में कभी देखी नहीं मैंने। अरे जीजी, क्या बताओ, मेरे भाग फूट गए। इकलौता बेटा था मेरा, दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया। मुझे क्या बताता इस करमचली को घर लाकर अपने बेटे की जिंदगी में ग्रहण लगा रही हूँ मैं। अरे इससे शादी क्या हुई, मनहूसियत आ गई मेरे घर में। ठीक कह रही हो आप, सब मेरी गलती है। मैंने इसकी लगाम टाइट ना रखी। साल भर में एक करवा चौथ का व्रत रखने को बोलती थी इसे, उसमें भी ऐसे हाय तौबा मचा देती थी। मेरा छोरा सारे दिन इसके आगे पीछे घूमता था। कभी सच्चे मन से पति के लिए कोई पूजा पाठ किया होता ना, तो आज ये मनहूस शक्ल लिए मेरे सामने ना खड़ी होती। अरे तेरी तो शक्ल देख देख कर जान चले है मेरी। माँ जी, सिर्फ आपने अपना बेटा नहीं खोया, मैंने भी अपने पति को खोया है। और मेरी तो जिंदगी की सारी आस ही चली गई। और व्रत रखने के लिए वही मना करते थे मुझे। खाली पेट तबीयत बिगड़ जाती है मेरी, इसलिए कसम देकर व्रत रखने को मना कर देते थे। मारी तो फिर भी नहीं ना। तेरे जैसी नाटकबाज को खूब जानू, बीमारी का बहाना तू बना रही इतने साल से, और चला गया मेरा हट्टा कट्टा गबरू जवान। तुझे बड़ा जोर पड़ता था ना मेरे बेटे के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरने में और हाथ में लाल चूड़ियां पहनने से। अरे तो खुश हो जाना, सुन ली तेरे भगवान ने। अब सारी उम्र रहना ऐसे ही सुनी मांग और खाली हाथों के साथ। बड़ी मॉडर्न बनी फिरती थी ना, फीके रंग पहनना, सिंगार ना करना, पढ़े लिखे की निशानी होवे ना, तो ले चला गया मेरा छोरा। अब सारी जिंदगी अपनी पढ़ाई लिखाई लेकर बैठी रह। सास की बात सुनकर बहू सुनैना हिचकियां लेकर रोने लगती है और अपना आंचल मुंह में ठूस कर किसी तरह खुद को संभाल कर अपने कमरे में लौट आती है। मम्मा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? दादी ने आपको कुछ कहा क्या? नहीं बेटा, दादी ने मुझे कुछ नहीं कहा, तुम सो जाओ, सब ठीक है। नहीं, दादी हमेशा आपको कुछ न कुछ कहती रहती है और आप हमेशा उन्हें बचाने की कोशिश करती हो। जब से पापा गए हैं, दादी रोज आपको रुलाती है। काश पापा हमारे साथ हमेशा रहते तो कितना अच्छा होता ना। माँ पापा के सामने दादी आपको कुछ नहीं कहती थी। रानी की बात सुनकर सुनैना रानी को गले लगाकर और भी जोर जोर से रोने लगती है। मैं क्या करूं मेरी बच्ची, हमारी किस्मत ही खराब है। दादी को क्या दोष दूं, ऊपर वाले ने ही मेरी किस्मत में उम्र भर का दुख लिख दिया है। तुम्हारी दादी की बातें तो फिर भी बर्दाश्त हो जाती है, वो तो हमारी अपनी है, दिल से बुरा नहीं चाहती। लेकिन ये दुनिया तो जैसे हमारे जैसे अकेली औरतों के लिए अभिशाप है। समझ नहीं आता पहाड़ जैसा जीवन कैसे पार होगा। माँ आप बिल्कुल चिंता न करो, मैं हूं ना आपके साथ। जब भी दादी आपको डांटे ना, उनकी बातों को इग्नोर कर दिया करो, जैसे हम अपने टीचर की डांट को इग्नोर कर देते हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कह रही हो मेरी बच्ची। आगे से माँ कभी नहीं रोएगी, बस तो बिल्कुल भी चिंता मत कर। हाँ, हम दोनों है ना, मिलकर ये समय भी निकाल लेंगे। माँ गांव में मेरी सहेलियां कह रही थी कि अब मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी, मेरे बापू नहीं रहना, इसलिए मुझे घर में रहकर बस माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाना सीखना होगा। क्या मेरी सहेलियां ठीक कह रही थी माँ? लेकिन बापू तो कहते थे पढ़ा लिखा कर मुझे पायलट बनाएंगे और शहर में बड़े बड़े कॉलेज में मेरा दाखिला कराएंगे। भगवान ने बापू को हमसे क्यों छीन लिया? माँ मैंने वादा किया था बापू से कि मैं सारी दुनिया में उनका नाम रोशन करूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था मैं स्कूल में अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाऊंगी। रानी बेटा, तेरे बापू ने जो तेरे लिए सपने देखे थे ना, वो सारे सपने पूरे होंगे तेरे। बापू चले गए तो क्या हुआ, तेरी माँ तो जिंदा है ना। अब तेरी पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी बेटा, मैं सब संभाल लूंगी, तो बिल्कुल भी चिंता मत कर। और गांव में अपनी सहेलियों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दिया कर। हाँ सच में माँ? हाँ, अब बस बहुत हो गया।
बहुत आंसू बहा लिए हमने अपनी किस्मत पर। अब अगर मुझे अपनी बेटी की किस्मत बदलनी है तो आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा। हिम्मत करके घर के बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। बेशक मैंने अपने पति को खोया है, लेकिन ये नन्ही सी बच्ची रानी, इसके दुख का अंदाजा तो मैं लगा भी नहीं सकती। इतनी छोटी सी उम्र में इतना पहाड़ जैसा दुख दे दिया इसे भगवान ने। उसका दुख बढ़ाने का मुझे कोई हक नहीं है। मैं उसकी माँ हूँ। आज के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी तकलीफें कम करने के बारे में ध्यान दूंगी। कुछ काम धंधा ढूंढना होगा। इस घर की 4 दीवारों में बंद होकर रहूंगी ना तो मेरी बेटी की किस्मत भी काले अक्षरों में लिख ली जाएगी, जो मैं जीते जी तो होने ना दूंगी। परंपरा और रीति रिवाज के बोझ में दबा एक छोटा सा गांव रतला। इसी गांव में रहती थी एक प्यारी सी लड़की जिसका नाम था सुनैना। छोटे शहरों में सामाजिक दबाव बहुत ज्यादा होता है। सुनैना पढ़ाई लिखाई में होशियार थी, आगे पढ़ना भी चाहती थी, लेकिन बिरादरी के लोगों के बार बार दबाव देने के कारण सुनैना के बाबूजी ने जल्दी ही देवेश नाम की लड़की के साथ उसका रिश्ता पक्का कर दिया और 19 साल की छोटी सी उम्र में शादी करके वो देवेश के यहाँ आ गई। देवेश बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी भी लड़की को अपने सपने का राजकुमार सच में मिल जाए। उसका दुख दर्द समझने वाला, उसकी पसंद नापसंद को अहमियत देने वाला। एक छोटे से गांव में रहकर भी देवेश ने कभी अपनी पत्नी पर सामाजिक बंधनों का कोई दबाव नहीं डाला। शादी के बाद हे राम, अरे तेरे माँ बाप ने क्या 2 पैसे की अकल सिखाकर नहीं भेजा तुझे? शादी को अभी 2 दिन हुए नहीं और इस महारानी ने शादी का चूड़ा सिंगार सब उतार दिया। अरे इसे देखकर कौन कहेगा कि ये अभी 2 दिन पहले ब्याह करके हमारे घर आई है? अरे लड़की, ये अपशगुन हो रहे हैं। सास की कड़ी आवाज सुनकर सुनैना भीतर तक कांप रही थी। इससे पहले कि सास उसे खरी खोटी बातें सुनाती, पति देवेश उसके सामने आकर खड़ा हो गया। कुछ ना होता ये शगुन अपशगुन। मैंने तो अपनी शादी की सगाई की अंगूठी चेन सब उतार दी है। मेरे जेवर उतारने से अपशगुन नहीं होता क्या? सारे अपशगुन औरत के साथ ही जुड़े हैं। उसे आराम नहीं मिल रहा था इतने भारी कपड़े और गहनों में, इसलिए उसे उतार दिए। और ठीक ही है ना, जब उसे ना पसंद हो तो तू क्यों जोर जबरदस्ती करे? सादगी में ही सुंदरता होती है माँ, ये बात गांठ बांध ले। आया बड़ा मुझे पाठ पढ़ाने वाला, सादगी में सुंदरता। ये पहली बार था जब सुनैना के दिल को छुआ था देवेश ने, और यहीं से शुरुआत हुई थी सुनैना और देवेश के प्यार की। यूं तो ये एक अरेंज मैरिज थी, लेकिन देवेश की समझदारी और सुनैना की सादगी से जल्दी ही दोनों के बीच में गहरा प्यार पनप गया था। साल भर के अंदर ही सुनैना एक प्यारी सी बेटी की माँ बनी और सुनैना और देवेश ने अपनी बेटी रानी को ही अपना पूरा संसार समझ लिया। देवेश दूसरा बच्चा नहीं चाहता था। अपनी बेटी रानी को वो परियों की तरह प्यार करता और लक्ष्मीबाई की कहानियां सुनाकर मजबूत बनने की प्रेरणा देता। एक सुंदर खुशहाल परिवार था सुनैना, देवेश और रानी का। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी खुशियों को न जाने किसकी काली नजर लग जाया करती है। शादी के पूरे 8 साल बाद देवेश की अचानक मौत हो गई और वो सुनैना और रानी को रोता बिलखता अकेले छोड़ गया। आज के दिन मैं ये पूछ रही हूँ, कल भी कहीं जाने को चौखट से बाहर पैर बढ़ाया था ना तूने? जो मैंने टोका तो वापस घर को लौट गई। आज फिर कहीं जाने की तैयारी में लग रही है। तेरे मन में क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बेटे को अभी महीना भी नहीं बीता और तेरे कदम डगमगाने लगे? छी, कैसी बात कर रही है माँ जी आप? अरे ऐसे सोच भी कैसे सकती हैं आप? देवेश चले गए, लेकिन उनकी जिम्मेदारी अधूरी है और अब उनके जाने के बाद मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन जिम्मेदारियों को निभाऊं। अच्छा, कौन सी जिम्मेदारी निभाएगी तू? जरा बता तो। खेतों में जाकर हल चलाएगी क्या? 12वीं तक पढ़ी हूँ मैं। मेरे बापू ने कंप्यूटर भी चलाना सिखाया था मुझे। मैं देखूंगी कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी तो मिल ही जाएगी। मुझे अपनी बेटी को पढ़ाना है, उसे आगे बढ़ाना है। देवेश के जाने से सब कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है। अरे तेरे कहने का मतलब क्या है? रानी हमारी कुछ नहीं लगती क्या? तू बाहर जाकर 4 पैसे कमाएगी तभी तेरी बेटी पढ़ेगी। अरे हम सब देख लेंगे, तू जाकर अपना काम कर। आप समझ नहीं रही है माँ जी, देवेश के जाने के बाद अब मेरे पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। मेरी बेटी की जिम्मेदारी है मेरे कंधों पर। आज अपने दम पर चलना नहीं सीखूंगी तो कल को खून के आंसू रोने पड़ेंगे। आप और बाबूजी तो हो ही, लेकिन ये संघर्ष तो मेरा ही है ना। भरोसा रखना, आपकी बहू कोई गलत काम करने नहीं जा रही। एक तरफ सुनैना अपनी 7 साल की बच्ची के लिए घर की दहलीज पार करके बाहर निकल गई थी, वहीं दूसरी ओर नारायण प्रसाद जी जवान बेटे को खोने के गम से उभरने का प्रयास कर रहे थे। आजकल मेरा काम भी कुछ ठीक नहीं चल रहा। कुछ साल पहले तक तो हमारे जैसे बिचौलियों के माध्यम से ही गांव में सब शादी ब्याह हुआ करते थे, लेकिन आजकल ये कंप्यूटर का जमाना आ गया। हमारी तो डिमांड बहुत कम रह गई है।
अब इस रिश्ते कराने वाले काम से घर चलना तो बड़ा मुश्किल है। अब बहू, तू कह रही थी ना तुझे कंप्यूटर चलाना आता है, और आजकल ये रिश्ते कराने वाले काम में भी ना कंप्यूटर की बड़ी जरूरत होती है। गांव में भी सभी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजने लगे हैं। अब किसी को लड़के लड़की का रिश्ता लगवाना होता है तो इस कंप्यूटर में ही समझो सारे रिश्ते तय हो रहे हैं। लेकिन हम ठहरे अनपढ़ आदमी है, कहाँ कंप्यूटर चलाना आता है। इसी चक्कर में सारा काम भी चौपट हो गया है। हम कह रहे हैं कि बहू, शाम में कुछ देर काम में हमारी मदद कर दिया करो, हो सकता है मेरा काम फिर चल निकला। हद करते हैं आप। आधे से ज्यादा गांव की शादी करवाई है आपने, अब आपको रिश्ते कराने बहुत से सीखने पड़ेंगे क्या? अरे भाग्यवान, समय बदल रहा है, और इस बदलते समय के साथ जो अपने आप को बदल लेता है ना, वही फायदे में रहता है। वरना कल को भूखे मरने की नौबत ना आ जाए तो इस उम्र में मुझसे खेती नहीं होने वाली। और जिसे हम अपने बुढ़ापे की लाठी समझ कर बैठे थे, वो तो भगवान को प्यारा हो गया। ये सब बातें करके अपने मन को दुखाइए मत बाबूजी, मैं हूं ना, अब मैं ही हूँ आपका बेटा। अब बताइए मुझे क्या काम है? हाँ बेटा, ये लो, ये सक्सेना जी है ना, उन्होंने अपने बेटे के लिए कोई लड़की पूछी थी। अंग्रेजी में कुछ पता देकर कह रहे थे जो भी लड़की के बारे में जानकारी मिले इस पते पर भिजवा दो। कल पप्पू डाकिया से इस एड्रेस के बारे में पूछताछ करी थी हमने, तो डाकिया बाबू कहने लगे ये कोई घर का एड्रेस ना है, ये कोई ईमेल है। बाबूजी, ये ईमेल एड्रेस है। अब आपके पास जो भी कोई रिश्ते के लिए आए ना, तो ये अपना ईमेल एड्रेस लिखकर आपको दे रही हूँ। आप उनकी जानकारियां इस पते पर मंगवा लीजिए, और लड़का लड़की के भी ईमेल पते ले लिया कीजिए। उनके पते पर मैं सारी जानकारियां भेज दिया करूंगी। ऐसा करने से 1 मिनट में ही कोई भी किसी के बारे में जान सकता है। हाँ बेटा, ऐसा ही कुछ सक्सेना जी भी बता रहे थे। ये तो बड़ी कमाल की चीज है भाई। बहू सुनैना ने बाबूजी का काम बहुत आसान कर दिया था। बाबूजी लगभग पिछले 30 सालों से आसपास के गांव के लड़के लड़कियों का रिश्ता करा रहे थे। लोगों का उनके ऊपर भरोसा तो बहुत था, लेकिन सारी दिक्कत तकनीकी ज्ञान पर आकर अटक रही थी, जिसे अब बहू सुनैना ने दूर कर दिया था। एक बार फिर से नारायण बाबू के पास रिश्तों के लिए लाइन लगने लगी थी। बहू, काम बहुत अच्छा चल रहा है। पिछले महीने 2 रिश्ते कराए मैंने। ये लो, 2100 लड़की वाले देकर गए हैं, और ये 5100 शगुन लड़के वालों का। चलो सही है, सब्जी भाजी का खर्च निकाल लेते हो। ये क्या काम है? कुछ दिन बाद। अरे बहू, आज स्कूल से बहुत जल्दी आ गई तुम। आज स्कूल की आधी छुट्टी हो गई क्या? हाँ बाबूजी, आज आधी छुट्टी थी। आप कुछ परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सड़क की तरफ जो पटेल साहब रहते हैं ना, उनका बेटा है आशीष, शहर से पढ़ लिख कर आया है। पटेल साहब जिद लिए बैठे हैं कि अब जल्द से जल्द मैं उनके बेटे का रिश्ता कराऊं। तो ये तो अच्छी बात है ना बाबूजी। कितने सारे प्रोफाइल तो आए हुए हैं हमारे पास, दिखा दीजिए। कैसी लड़की पसंद है उन्हें मुझे बताइए, मैं कोई अच्छा सा प्रोफाइल मिला कर देती हूँ। आपने बताया लड़का पढ़ा लिखा है, तो ये शालिनी कैसी रहेगी? अरे बेटा, वो तो टस से मस होने को तैयार ही नहीं है। पहली नजर में देखते ही साफ मना कर देता है। पता नहीं कौन सी अप्सरा ढूंढ रहा है। अरे बाबूजी, जाने दीजिए ना, हो सकता है शहर में कोई पसंद करके आया हो, इसलिए यहाँ बस अपने पिताजी का मन रखने के लिए लड़कियां देख रहा हो, और बाद में कह देगा उन्हें आपकी दिखाई लड़कियां पसंद नहीं आई, इसलिए गांव की लड़की से शादी नहीं कर सकता। ये तूने पते की बात बताई बहू, अब तो मुझे भी यही लग रहा है। वरना आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरे फोटो दिखाने के बाद भी किसी लड़के को कोई लड़की पसंद ना आई हो। आप बेकार में मेहनत कर रहे हैं बाबूजी। ये शहर वालों का ना कुछ पता नहीं होता। आप एक बार कल जाकर काका से मिल लीजिए और उनके बेटे का मन जान लीजिए। कहीं ऐसा ना हो आप उसके लिए यहाँ पर लड़कियां ढूंढने में पसीना बहा रहे हैं और वो साहब शादी करने की इच्छा ही ना रखते हो। बहू की बात मानकर अब तो अगले ही दिन नारायण जी पटेल साहब को फोन मिलाते हैं। पटेल साहब, हम आपके बेटे से एक बार आमने सामने मिलना चाहते हैं। वो क्या है ना, एक बार आमने सामने मिल ले तो बेटे की पसंद को और बारीकी से जान पाते। ठीक है, आप आ जाइए, और हाँ हो सके तो लड़कियों की कुछ तस्वीरें भी साथ ले आइएगा। हो सकता है उसे कोई लड़की पसंद आई जाए। नारायण जी ने जितनी भी लड़कियों की तस्वीर थी सभी अपने झोले में रखी और पटेल बाबू के घर की ओर निकल गए। जो नारायण जी ने सोचा था वही हुआ। पटेल बाबू के बेटे आशीष ने एक एक करके सारी लड़कियों की तस्वीर देखी और बिना झिझक के हर तस्वीर को देखकर ना में गर्दन हिला दी। बेटा, हमारे घुटनों में तकलीफ हो रही है, हमें घर तक छोड़ दोगे क्या? जी काका, मैं अभी बाइक पर आपको छोड़ देता हूँ रास्ते में। आशीष बेटा, एक बात पूछूं?
हो सकता है अपने पिताजी के दबाव में तुम खुलकर बता नहीं पा रहे हो, पर हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम शादी करना ही नहीं चाहते, इसीलिए हर लड़की को देखकर इनकार कर देते हो। कहीं शहर में कोई और तो पसंद नहीं कर रखी है आपने? देखिए, हम आपके बाबूजी से कुछ कहने वाले नहीं है, बस अपनी भाग दौड़ बचाना चाहते हैं। अरे नहीं काका, शहर में तो कोई पसंद करके नहीं आया हूँ। शादी तो गांव की लड़की से ही करेंगे, बस जिसे मेरी नजर ढूंढ रही है ना, वो मिली नहीं अभी तक। फिर ठीक है, तब तो हम प्रयास कर सकते हैं। अच्छा बेटा, हमारा घर आ गया, हमें यहीं उतार दो। अब यहाँ तक आए हो तो आओ, एक गिलास लस्सी भी पी लो, हमें अच्छा लगेगा। नारायण जी के कहने पर आशीष ने बाइक घर के बाहर खड़ी करी और खुद आकर बैठक में बैठ गया। सुनैना बेटा, 2 गिलास ठंडी लस्सी ले आना जरा। जी बाबूजी। कुछ ही देर में सुनैना लस्सी लेकर बैठक में आई। सुनैना को हाथ में लस्सी की ट्रे लेकर खड़ा देख आशीष अचानक से कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाता है। अरे तुम यहाँ? बेटा यही तो है वो पटेल साहब के सुपुत्र आशीष बाबू, मुझे घर तक छोड़ने आए थे तो मैंने सोचा अंदर बुला लूं। तुम पहले से जानती हो क्या इन्हें? अरे नहीं बाबूजी, ना मैं जानती हूँ ना जानना चाहती हूँ। आप लस्सी पीजिए, मुझे रसोई में थोड़ा काम है, मैं आती हूँ। माफ कीजिए बेटा, पता नहीं, आमतौर पर तो ऐसा बर्ताव नहीं करती, लेकिन पता नहीं आज इसे क्या हो गया। कोई बात नहीं काका, मैं चलता हूँ। और हाँ काका, ज्यादा मेहनत मत करिएगा, आप ठीक कह रहे थे, मेरी पसंद की लड़की इन तस्वीरों में नहीं है। आप बस आराम करिए, प्रणाम। सुनैना बेटा, इधर आओ। क्या बात है, आशीष को देखकर तुम इतनी नाराज क्यों नजर आ रही थी? सब ठीक तो है ना बेटा? अरे बाबूजी छोड़िए ना, इसके चक्कर में मत पड़िए, इसे कोई शादीवादी नहीं करनी, इसे छोड़िए और कोई और काम देखिए। 2 हफ्ते पहले सुबह 7 बजे सुनैना तेजी से स्कूल की तरफ बढ़ रही थी, तभी एक तेज रफ्तार बाइक ने पास आकर कीचड़ के गड्ढे से कीचड़ उछाला और वो सुनैना के कपड़ों पर जा गिरा। ए मिस्टर, गाड़ी देखकर चलाओ, अंधे हो क्या? अब मैंने कोई जानबूझकर थोड़ी ना किया है। इस गांव में कहीं पर भी अचानक से कीचड़ तो कभी गड्ढा सामने आ जाता है, और तुम भी तो बिजली की स्पीड से भागती जा रही हो। मैंने गाड़ी गड्ढे में ना कुदाई होती तो तुम्हें चोट लगने से कोई बचा नहीं सकता था। एक तो मैंने तुम्हें बचाया, ऊपर से मुझे ही बातें सुना रही हो। ये शहर का 6 लाइन हाईवे नहीं है, गांव की कच्ची सड़क है। यहाँ पर रॉकेट बनाकर बाइक चलाओगे ना तो गड्ढे में ही गिरोगे। आए बड़े मुझे ज्ञान देने वाले। मैडम मैं तो गांव में नया हूँ, मान लिया मुझे नहीं पता था कि सड़क कच्ची है और उस पर गड्ढे भी है। अब तो यहीं की लगती है ना, तो आप ही थोड़ा आंख खोलकर चल लेती। एक तो सुनैना पहले ही लेट हो रही थी, ऊपर से साड़ी पर आकर लगे कीचड़ ने उसका दिमाग गर्म कर दिया था, और उस पर भी आशीष का लगातार बहस करते जाना सुनैना के बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसने एक नजर अपनी कलाई पर बंदी घड़ी पर डाली और गुस्से में बड़बड़ाते हुए स्कूल की ओर बढ़ गई। अगले दिन सुबह सुनैना ने महसूस किया कि वो लड़का आज फिर सड़क के किनारे बाइक लिए पहले से खड़ा हुआ है। सुनैना उसे देखते ही पहचान गई थी, इसलिए जानबूझकर नजरें फेर के तेज कदमों से अपने रास्ते की ओर बढ़ने लगी। तभी आशीष ने आकर सुनैना के पास हॉर्न बजा दिया। वो कल के लिए सॉरी, एक्चुअली गलती मेरी थी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इट्स ओके। सुनैना की तरफ से बात खत्म हो चुकी थी, लेकिन जब तीसरे दिन भी सुनैना ने आशीष को उसी जगह खड़े पाया तो उसका सर चकरा गया। ये तो कोई लफंगा लगता है, हाथ धोकर पीछे पड़ गया। गांव में किसी ने उसे मेरे आसपास देख लिया तो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उस दिन के बाद से सुनैना ने स्कूल जाने के लिए दूसरा रास्ता पकड़ लिया था। क्या सुनैना और आशीष का मिलना महज इत्तेफाक है? क्या वाकई आशीष एक लफंगा है जो सुनैना के पीछे पड़ गया है, या सुनैना को गलतफहमी हुई है? क्या वैधव्य का दंश झेल रही सुनैना के जीवन में कोई नया मोड़ आएगा, या ये मोड़ धकेल देगा उसे बदनामी के अंधकार में? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखिए। अरे बहू, मेरी साड़ियाँ कहाँ चली गई? मेरे बैग में तो कोई ढंग के कपड़े नजर नहीं आ रहे। मुझे मंदिर जाना है, ऐसे कपड़े पहनकर तो बाहर जाऊंगी नहीं। माँ जी भूलिए मत, अब हम बस्ती में रहते हैं, कांजीवरम साड़ी पहनकर मंदिर जाएंगी क्या आप? देख नहीं रही यहाँ बस्ती में रहने वाले लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं? अब हमें भी 6 महीने तक बस्ती के बाकी लोगों की तरह ही अपना रहन सहन रखना है, तभी बात बनेगी। अरे लेकिन ये साड़ियाँ है किसकी? इतनी मैली कुचली साड़ियाँ मेरे पास तो कभी थी ही नहीं। माँ जी मैं जानती हूँ ये साड़ियाँ आपकी नहीं है, लेकिन अब आप इन्हें अपना ही समझिए। मैंने बड़ी मुश्किल से आपके लिए इनका इंतजाम किया है। आपकी सारी साड़ियाँ अपनी काम वाली सुशीला को देकर उसकी पुरानी साड़ियाँ आपके लिए मंगवाई, तब जाकर बात बनी। ये हमारी सुशीला की रिजेक्ट करी हुई साड़ियाँ हैं, यहाँ के माहौल के हिसाब से एकदम परफेक्ट। अब आप इनमें से कोई एक साड़ी पहनकर आराम से मंदिर जाइए। बहू की बात सुनकर बेचारी सास विशाखा का तो सिर ही चकरा जाता है। क्या हुआ,
क्या विशाखा के साथ साथ आपको भी हैरानी हो रही है कि आखिर कोई अपनी नई साड़ियां कामवाली को देकर उसकी पुरानी फटी पुरानी साड़ियां क्यों लेगा? तो इसके लिए मेरे साथ आपको कहानी पूरी देखनी होगी। मुन्ना भैया, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए, क्या बात है? आजकल दिखाई नहीं देते। अब आपको तो पता ही है भाई साहब, मुझे फुर्सत कहाँ मिलती है। कभी विधायक, कभी सांसद, तो कभी बड़े बड़े बिल्डरों के साथ मेरा आना जाना उठना बैठना लगा रहता है। आप बताइए, आपका क्या हाल है? बस ठीक ही है। अच्छा, आजकल किस काम में लगे आप? अरे वो गाय सोसाइटी है ना, वहीं पर अपने एक दो जानने वाले को दुकान दिलवाई है, उसी के चक्कर में थोड़ा बिजी चल रहा था। गाय सोसाइटी? ये कौन सी सोसाइटी है भाई? दुकानें सस्ती मिल रही है क्या वहाँ? हमें भी दिलवा दो, कोई जुगाड़ हो तो। भाई साहब, गाय मतलब GAY, यानी कि गरीब आवासीय योजना के तहत जो सरकार ने फ्लैट आवंटित किए थे ना, उसी में लोग अपने फ्लैट बेचकर दुकानें वगैरह बना रहे हैं। पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है उधर। क्या बात कर रहे हो? वो तो झुग्गी वालों को अलॉट होते हैं ना। तो तुम्हारा मतलब है कि ये झुग्गी में रहने वाले लोगों को झुग्गी हटाने के बदले जो सरकार फ्लैट देती है उसे बेचकर ये लोग पैसा कमा रहे हैं। अरे अगर उस फ्लैट को बेच देंगे तो रहेंगे कहाँ? सचिन की बात सुनकर अब मुन्ना मुस्कुराने लगता है। अरे भाई साहब, बहुत सीधे आप, दुनियादारी तो बिल्कुल नहीं समझते। आपको क्या लगा जितनी झुग्गियां आपको दिखाई दे रही है वो सारे भिखारी लोगों की होती है? अरे भाई साहब, ये दुनिया जितनी दिखाई देती है ना, उससे कहीं ज्यादा रंग बिरंगी है, और इस दुनिया में रहने वालों के रंग असलियत में कुछ और ही होते हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम कहना क्या चाह रहे हो? अरे भैया, ये जितनी झुग्गियां दिखाई दे रहे हैं ना आपको, सब गरीब लोगों की नहीं होती। इनमें से बहुत से लोगों के पास मकान है, लेकिन फिर भी सरकारी फ्लैट लेने के लालच में जानबूझकर ये लोग अपनी झुग्गियां ऐसी बस्ती में बनाए रहते हैं, और फिर जब सरकार इन झुग्गियों के बदले में मकान आवंटित करती है तो लाभ इन्हें भी मिल जाता है। अब चूंकि इनके पास तो पहले से मकान है, इसलिए वो लोग अपने फ्लैट को बेचकर मुनाफा कमाकर निकल जाते हैं। क्या बात कर रहे हो यार, हमें तो ये सब पता ही नहीं था। फिर तो कोई भी ये काम कर सकता है। क्या सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती? सरकार तो अपनी तरफ से कार्रवाई करती है, बस थोड़ा बहुत जुगाड़ होना चाहिए। बस यही जुगाड़ सेट करने का काम मैं किया करता हूँ। बुरा न माने भाई साहब, तो एक बात कहूँ? भाभी, बुरा तो मैं मान गया हूँ। मुझे आए इतनी देर हो गई, लेकिन आपने एक कप चाय भी नहीं पिलाई। अरे भाभी जी, आपके हाथ की एक कप चाय के लिए तो खींचे हुए आपके घर तक चले आते हैं। अरे माफ कीजिए, आपकी बातों में ध्यान लग गया और चाय की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। कुछ देर बाद रोशनी चाय की ट्रे लाकर हॉल में रख देती है और फिर उसी के साथ एक बार फिर से बातों का सिलसिला चल पड़ा। चाय पीजिए भाई साहब, और अब डिटेल में बताइए कि क्या और कैसे करना होता है। मेरा मतलब इतने लोगों का भला कर रहे हैं आप, अगर थोड़ा हमारा भी ख्याल कर लेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। आपको पता है ना, एक इनकम से घर चलाना आजकल कितना मुश्किल हो गया है। काफी दिनों से ये सोच रहे थे कि कोई छोटा मोटा बिजनेस डाले, लेकिन कमर्शियल दुकानों के रेट इतने बढ़ गए कि खरीद पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। अगर हमें भी एक फ्लैट मिल जाए तो हम उस पर अपनी दुकान लगा लेंगे। हाँ हाँ भाभी जी, क्यों नहीं, मैं कोशिश कर सकता हूँ। वैसे सोच लीजिए, क्योंकि वहाँ पर दुकान खोलने का मतलब है फिर उसी बस्ती में जाकर रोज रोज आप लोगों को पूरा दिन बिताना पड़ेगा। इतना आसान काम नहीं है। अरे मुन्ना ठीक कह रहा है, उस कॉलोनी में दुकान खोलने का मतलब 24 घंटे वहीं के लोगों के बीच में घिरे रहना। लेकिन ये भी है ना कि हम बेच देंगे, फिर जो पैसा मिलेगा उसे अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर लेंगे। अरे बिना खर्च के जो भी मिल जाएगा फायदे का ही सौदा कहलाएगा ना। हाँ भैया, बात तो आपकी सही है। ठीक है, मैं आपको पता लगवा कर बता सकता हूँ कि कौन सी बस्ती जल्दी सरकार के रडार पर आने वाली है, जिसे हटाकर सरकार मकान देने का विचार बना रही है, और उस बस्ती में आपकी झुग्गी बनवा देता है। बस बाकी का काम तो अपने आप हो जाएगा। अरे वाह, आपने तो सारी मुश्किल ही हल कर दी। आपके ऊपर हमें पूरा भरोसा है, इतनी ऊपर तक पहचान है आपकी। अब तो हमारा काम बन ही जाएगा। 2 दिन बाद। सचिन भाई साहब, वो चौड़े नाले के पास जो बस्ती बनी है ना, बस अगला नंबर उसी का है। सरकार ने अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर ली है कि जल्दी ही उन झुग्गियों को हटाकर उन्हें किसी साफ सुथरी जगह पर बसाया जाएगा। आप लोग अब देर मत करिए, फटाफट वहाँ अपनी एक झुग्गी डलवा दीजिए। ठीक है, मैं कल ही इंतजाम करता हूँ। क्या कह रहे थे, कुछ पता लगा? अरे बता रहे थे कि वो चौड़े नाले के पास जो बस्ती बनी है ना, बस उसी को हटाकर सरकार उनके पुनर्स्थापना के बारे में सोच रही है। पापा,
तो क्या हम सबको अब वहाँ नाली के पास बस्ती में जाकर रहना पड़ेगा? तेरा दोस्त है ना ऋषभ, वो बता रहा था उधर बस्ती के बच्चे अच्छे नहीं होते। अरे नहीं बेटा, ऐसा किसने कहा तुमसे? हम लोग अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। बस ये सब तो पापा ने और मैंने कुछ प्लान बनाया है, इसलिए हम वहाँ पर एक झुग्गी बनवा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये हमारा फैमिली सीक्रेट है, इसके बारे में किसी को भी बताना मत। अगर हमारा सीक्रेट किसी को भी पता चला ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है मम्मा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। अगले कुछ दिनों में झुग्गी बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन सचिन और रोशनी अभी अपनी ही मकान में रह रहे थे। अरे भाई साहब, ये क्या किया आपने? क्या हुआ मुन्ना, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अरे भाई साहब, प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी? आप लोगों ने झुग्गी तो बनवा दी, लेकिन अंदर पूरी झुग्गी खाली पड़ी हुई है। आपकी उस झुग्गी को देखकर अंधा भी बता देगा कि ड्रामा करने के लिए खड़ी की है। अरे कोई इंसान बस्ती में रहेगा तो सामान के बिना थोड़ी ना रहेगा, उसके अंदर थोड़ा सामान होना चाहिए। बेईमानी का काम भी करो तो इतनी सफाई से कि किसी को कानों कान खबर ना हो कि इसमें कोई गड़बड़ी है। ऐसे खुली आंखों से कोई मक्खी थोड़ी ना खा सकता है। अब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अरे हाँ, मैं समझ गया। मैं कल ही उसमें जाकर थोड़ा सामान वगैरह रखवाता हूँ। क्या हुआ, कुछ परेशानी हो गई है क्या? अरे परेशानी क्या होगी, बात तो ठीक ही कह रहा है मुन्ना। कह रहा था कि हमने उस घर में सामान के नाम पर एक टूटी मटकी तक नहीं रखी। अगर कोई भी इंस्पेक्शन करने आएगा तो पहली नजर में ही उसे शक हो जाएगा कि ये घर किसी और ने बनाया होगा। मैं ऐसा करता हूँ, बाजार जाकर थोड़ा सामान खरीद कर वहाँ पर ले जाकर रखवा देता हूँ। अरे बड़े मूर्ख हैं आप, बाजार जाकर नया सामान खरीदेंगे तो उसे देखकर समझ में नहीं आ जाएगा कि कल का ही खरीदा हुआ सामान है। सेकेंड हैंड मार्केट में जाइए, टूटा पुराना सामान लाइए और उससे वहां रखिए, ताकि पहली नजर में देखने पर यही लगे कि हम सालों से उस सामान को इस्तेमाल कर रहे हैं। और हाँ पतिदेव, कोई भी बहुत महंगा इम्पोर्टेड सामान नहीं लेना है, सस्ता और चलती क्वालिटी का सामान होना चाहिए। अरे हाँ, समझ गया। सचिन और रोशनी ने बस्ती में बने हुए अपने छोटे से छप्पर के मकान में ले जाकर थोड़ा सामान रखवा दिया। भाई साहब, सरकार की तरफ से फॉर्म निकल गया, अब जिसको मकान के लिए आवेदन करना है उससे वो फॉर्म भरना होगा। अरे वाह, लगता है काम बन गया। ठीक है, आप मुझे फॉर्म भेज दो, मैं भरकर जमा करवा देता हूँ। जैसे ही सचिन उस फॉर्म को देखते हैं उसकी शक्ल पर 12 बज जाते हैं। अरे रोशनी, हम इसे जितना आसान समझ रहे थे ना, ये काम उतना सरल नहीं है। ये देखो क्या लिखा है इसमें। हमें उस घर में जाकर कम से कम 6 महीने रहना होगा। वहाँ पर बस्ती में रहने वाले कम से कम 10 लोगों की गवाही लगेगी, उसके बाद ही फॉर्म स्वीकार होगा। इसके अलावा सरकार के अधिकारी आकर रोजाना इन झुग्गियों की जांच करेंगे कि कहीं कोई धोखेबाजी तो नहीं कर रहा। ये लो, यहाँ तो लगता है शुरू होने से पहले ही पूरे प्लान की हवा निकल गई। अब देखो, सोच लिया है तो इस काम को पूरा करके ही रहेंगे। अरे बहुत खर्चा हो गया, पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। तो तुम्हारा मतलब क्या है? तुम उस बस्ती में जाकर रहने वाले हो? हाँ, तुम सच में वहां जाकर रहने के बारे में सोच रहे हो? मैं सिर्फ सोच नहीं रहा हूँ, बल्कि मैंने फैसला ले लिया है। अगले 6 महीने हम लोग वहीं बस्ती में रहकर बिताएंगे। अरे इतना सुनहरा मौका मिला है हमें अपनी किस्मत बदलने का, मैं ऐसे यूं ही हाथ से जाने नहीं दे सकता। और तुम्हें भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, समझ में आ रही है ना मेरी बात? चलो ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। सचिन अपनी माँ विशाखा, पत्नी रोशनी, बेटे चिंटू के साथ जल्दी ही बस्ती में रहने के लिए पहुंच गया। और यहाँ आने के बाद सास विशाखा को ही नहीं बल्कि बहू रोशनी को भी पुराने फटे कपड़े पहनकर रहना पड़ रहा था आज के दिन। मम्मा, ये गलत बात है, मुझे नहीं पहनने ये कपड़े। आप मेरी फेवरेट वाली ड्रेस निकालो, मुझे अपनी जींस और टी शर्ट पहननी है। अरे मेरे बेटे, कितनी बार समझाऊं तुझे, हम लोग झुग्गी में रहने आए हैं। यहाँ पर रहने वालों की इतनी कमाई नहीं होती कि वो अपने बच्चों को मॉल से खरीद कर महंगे महंगे कपड़े पहना सके। इसलिए जब तक हम लोग यहाँ है ना, ये मॉल वाले कपड़े ना तू पहनेगा ना उनके बारे में बात करेगा। कोई पूछे तो क्या कहेगा? बाजार गए तो कोई साल हो गए, यहाँ वहाँ से मांग कर जो मिल जाता है वही पहन लेते हैं। समझ गया ना मेरी बात? मम्मा, वैसे तो आप लोग मुझे चीटिंग करने और झूठ बोलने से मना करते हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ अब आप लोग भी चीटिंग कर रहे हो और बार बार मुझे सबसे झूठ बोलने के लिए कहते हो। अरे नहीं बेटा, हम तुझे कोई झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहे। बस तू इतना समझ ले कि जिस झूठ से सबका फायदा होता है वो झूठ झूठ नहीं होता, वो तो सच से भी बड़ा होता है बेटा। समझ गया? हाँ पापा, समझ गया।
अरे मैं पूछ रही हूँ, कुछ सोचा है आपने? हम लोग यहाँ अगर शिफ्ट हो गए, लेकिन चिंटू का क्या होगा? अरे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है मेरा बेटा। अब बस्ती में रहने वालों के बच्चे इतने बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो पढ़ते नहीं। हमारे बच्चे को यूनिफॉर्म पहनाकर बस में बैठकर स्कूल जाता देखेंगे तो बस्ती के लोग कभी हमारे पक्ष में गवाही नहीं देंगे, और अगर गवाही नहीं हुई तो हमें फ्लैट नहीं मिलेगा, ऊपर से 420 का केस चलेगा, वो अलग। वही तो मैं सोच रहा हूँ रोशनी, देखो कड़वी दवाई समझकर पी लो इसे, यही विष बाद में अमृत बनकर हमारे जीवन में काम आएगा। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ भाई हाँ, मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन अपने बेटे को कैसे समझाएंगे आप? तुम चिंता मत करो, मैं उससे बात करूंगा। इस साल के लिए हमें चिंटू को यहाँ पास ही के सरकारी स्कूल में डालना पड़ेगा। रोशनी का सोचना बिल्कुल सही था। जैसे ही चिंटू ने सरकारी स्कूल का नाम सुना, वो जोर जोर से रोने लगा। देखो बेटा, मम्मी पापा ने आज तक आपकी सारी विश पूरी की है ना? बस 6 महीने की बात है। अरे इसे तुम बिग बॉस जैसा कोई गेम समझ लो ना। अरे जैसे लोग 3 महीने के लिए बिग बॉस के हाउस में जाते हैं ना, और फिर वहां पर जो भी उन्हें टास्क मिलता है उन्हें करना पड़ता है, तो ऐसा समझ लो कि हम भी 6 महीने के लिए यहाँ बिग बॉस जैसा कोई गेम खेलने आए हैं, और अगर हम ये गेम जीत जाएंगे तो पापा को बहुत बड़ी प्राइज मनी मिलेगी, और फिर हो सकता है कि चिंटू के लिए भी हम कोई बहुत अच्छा सा गिफ्ट ले ले, हाँ? या फिर चिंटू की पसंद की जगह पर हॉलीडे के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है पापा, मैं समझ गया, मैं बस्ती के स्कूल में जाने के लिए तैयार हूँ। जब से सचिन ने चिंटू को बिग बॉस का एग्जाम्पल देकर समझाया था, चिंटू के बाल मन ने इस बात को अच्छी तरह मन में बिठा लिया था कि अब उसे इस गेम को जीत कर ही निकलना है। अरे चिंटू, तेरा स्कूल तो 1 बजे खत्म हो गया था, कहाँ था तू अब तक? मैं तेरे स्कूल भी गई थी, वहां पर तेरी टीचर ने बताया तू 3 दिन से स्कूल ही नहीं आ रहा। ये क्या चल रहा है? तुझे पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। अरे मम्मी, इतना हल्ला करने वाली कौन सी बात है? बस्ती के लड़कों के साथ स्कूल बंक करके उधर ताश खेल रहा था मैं। क्या सॉलिड गेम है, मजा आ गया यार। क्या कहा तूने? स्कूल बंक करके पूरा दिन बस्ती के लड़कों के साथ ताश खेल रहा था? तेरा दिमाग तो ठीक है? अरे मम्मी, अब इस गेम को जीतने का है तो अपन को अपना बेस्ट तो देना ही पड़ेगा। बस्ती के सारे लड़कों को मैं गेम में हरा के आ रहा हूँ, सब मेरे चेले बन गए, और ये देखो 50 रुपया जीत कर आया हूँ, मेरी आज की कमाई। इतना हैरान होने की क्या बात है बहू? जैसी जगह तुम बच्चे को लेकर आई हो वैसे संस्कार सीखेगा ना। खुश हो जा, तेरा बेटा पहली बार कमाई करके आ रहा है, उसका मुंह मीठा नहीं कराएगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ जी। हम लोग यहाँ पर 6 महीना रहने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक एक दिन बिताना जैसे सदियां बिताने के बराबर है। ना पीने के लिए साफ पानी आता है, ना शौचालय है। पानी के लिए सुबह ही 4 बजे लाइन में लगना पड़ता है, और वहां भी रोज औरतों में मारपीट हो जाती है। पता है, पड़ोस वाली मुन्नी अंगूठा टेक है, उसकी माँ ने उसे पढ़ने नहीं दिया क्योंकि वो उसके साथ कचरा बीनने जाती है। यहाँ के लोगों की हालत देखकर बहुत तरस आता है। पूरी बस्ती में यहाँ वहां हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा फैला नजर आता है। ऊपर से नाली की इतनी गंदी बदबू, यहाँ सांस लेना भी मुश्किल है। माँ जी, न तो मेरा खाना खाने का मन करता है ना बनाने का। हर तरफ गंदगी देखते देखते मन उकता गया है मेरा। अरे आ गया बेटा, कहाँ चला गया था तू? माँ, वो मुन्ना का फोन आया था, उसने कहा गरीबी रेखा से नीचे वाला राशन कार्ड बनवाना होगा। उसके लिए घंटों लाइन में लगकर कार्ड बनवाया। अब राशन कार्ड में एंट्री भी तो होनी चाहिए, इसलिए पूरे 4 घंटे लाइन में लगने के बाद ये 5 किलो राशन लेकर आया हूँ, जहाँ बाकी के लोग इस 5 किलो राशन को देखकर खुशी से मुस्कुरा रहे थे। इस राशन को देखकर मेरा तो दिमाग चकरा रहा था। सिर्फ 5 किलो राशन लेने के लिए घंटों तपती दोपहर में खड़ा होना कोई मजाक नहीं है, लेकिन मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। वहां पर लोगों की हालत देखकर बड़ा मूड खराब हो गया यार। मुझे तो पता ही नहीं था हमारे देश में लोग कैसे कैसे हालत में जी रहे। उन लोगों का यहाँ पर रहना मजबूरी है, लेकिन हम यहाँ क्या करने आए? बहुत देर तक सोचने के बाद भी इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया, और फिर मैं अपना राशन एक बूढ़े अंकल को देकर घर लौट आया। बस्ती के बाकी बच्चों की मजबूरी है कि वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जहाँ जाकर बच्चे काम की बात सीखे ना सीखे, गाली गलौज, जुआ खेलना और गलत आदत तो सीख ही जाते हैं। न इन लोगों के पास इलाज है, न दवाई, न साफ पानी है, न खाने को 2 वक्त का खाना। इनके जैसे हजारों मजबूर लोगों की लाइन में क्या वाकई हमें आना चाहिए था? सरकार की स्कीम में निकलने वाले मकान तो कुछ गिनती के ही होते हैं ना, और उनमें से भी एक बड़ा प्रतिशत हमारे जैसे लोगों का है जो अवैध तरीके से उन सुविधाओं पर कब्जा कर लेते हैं।
इसी कारण सरकार की तरफ से मिलने वाली छूट और सुविधाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता। गरीब गरीब ही रह जाता है और अमीर वो पहले से भी ज्यादा अमीर हो जाता है। ना इन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की जिंदगी के बारे में ज्यादा लिखा जाता है, ना कोई बात करता है। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने महसूस किया कि हमें वास्तव में इनकी मदद करने की जरूरत है, उनकी सुविधाओं पर डाका डालने की नहीं। पति और सास की बात सुनकर रोशनी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। आपकी बात बिल्कुल सही है माँ जी। अपने जीवन में सुख सुविधा और आराम लाने के लिए हम इस बस्ती में किसी गरीब का हिस्सा मारकर उसकी जगह मकान पर कब्जा करने आ गए। हमारे पास तो घर था, खाने को खाना था, अच्छा जीवन था, लेकिन ये बस्ती के लोग, इनके पास कुछ नहीं है। पता नहीं कितने सालों से ये इंतजार कर रहे हैं कि सरकार इनकी तरफ देखेगी, इनके लिए साफ पानी और बिजली की व्यवस्था होगी। इस दुनिया का हर इंसान सर पर एक छत तो डिजर्व करता ही है ना। अब चाहे हमारे ऊपर 420 का केस हो जाए या लोग हमें लालची कहे, मैं कल ही बस्ती खाली करके वापस अपने घर में जा रही हूँ। मुझे किसी गरीब की हाई नहीं लेनी। हमारे पास तो जुगाड़ है, इसलिए शायद हमें फ्लैट मिल ही जाएगा। लेकिन उन सैकड़ों लोगों का क्या, जिन्हें वास्तव में उस मकान की जरूरत है? मुन्ना भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप शायद इस बस्ती में हमें ना भेजते तो हमें कभी एहसास ही नहीं होता कि हम कितने लकी हैं। भगवान ने हमें जितना दिया ना, हमें उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें बस्ती वाला फ्लैट नहीं चाहिए। बस आपसे एक विनती है कि अपने किसी अमीर दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए किसी गरीब के पेट पर लात मत मारिएगा। रोशनी ने भारी आंखों और हल्के मन से फोन काट दिया। वो नहीं जानती थी कि उसकी बातों का मुन्ना के ऊपर कितना असर हुआ, लेकिन अपने हिस्से की ईमानदारी बरतने के बाद उसके दिल को गहरा संतोष मिला था।